हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अवंतिका क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सब लोग सभी होंगे। तो आज जो है हमारी पहली क्लास है और इस क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस जो है हम स्टार्ट करेंगे, उसमें हम सबसे पहला टॉपिक लेंगे भारतीय संविधान की विकास यात्रा। देखिए, आमतौर पर हम लोगों को पहले से पता होता है कि भारतीय संविधान का जो निर्माण किया है वो हमने कैबिनेट मिशन द्वारा बनाई गई संविधान सभा द्वारा किया है। तो ये तो हमें पहले से पता होता है कि भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा बनाई गई संविधान सभा के द्वारा किया गया है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा था कि संविधान सभा या आपके जो संविधान का निर्माण हुआ उस कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर पूरा संविधान बन गया? क्या हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ही लगे? इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इन सब को समझने के लिए हमें भारतीय इतिहास में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। तो हम जो है भारतीय संविधान की विकास यात्रा प्रारंभ करते हैं और भारतीय संविधान की विकास यात्रा को जरा अच्छे से समझते हैं। देखिए, हुआ क्या था। आमतौर पर हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा गठित भारतीय संविधान सभा द्वारा किया गया, ठीक है। लेकिन जो संविधान की विकास यात्रा थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन के साथ ही होने लग गई थी। आप लोगों को पता होगा कि 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, ठीक है। तो ये पॉइंट बिल्कुल याद रख लेना कि 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में आई। सन 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ये आदेश दिया एक चार्टर द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप जो है भारत से व्यापार कर सकते हो। तो व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है सन 1600 में। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में मात्र 217 लोग भागीदार थे। जैसे होते हैं ना कंपनी में शेयर होल्डर, तो अगर इसमें शेयर होल्डर पूछ देगा तो प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 भागीदार थे और इन भागीदारों के आधार पर ही ये लोग व्यापार करने आते हैं यहाँ और यहीं से हमारे संविधान की विकास यात्रा प्रारंभ होती है। तो भारतीय संविधान को विकास को समझने के लिए आप लोगों को भारतीय संविधान की विकास यात्रा को 2 भागों में विभाजित करना पड़ेगा और मैं भी आपको उन 2 भागों को स्टार्टिंग से समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ था। भारतीय संविधान के विकास को समझने के लिए हम भारतीय संविधान के विकास को 2 चरणों में विभाजित करेंगे। ये 2 चरण कौन से हैं? एक तो है कंपनी का शासन और दूसरा है ताज का शासन। तो हुआ कुछ ऐसा था, सन 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। भारत आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अनेकों तरीके से भारत को लूटते रही। आप लोगों को पता होगा कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इन युद्धों के माध्यम से भी भारत को अंग्रेजों ने बहुत लूटा। इसी बीच क्या होता है, 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटेन जाती है और उनसे कहती है कि भाई हमें लोन चाहिए। तो ब्रिटेन में एक बात होती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को इस तरीके से लूट रही है, आखिर तब भी इन्हें लोन की क्या आवश्यकता है। तो तुरंत जो है 1772 में एक कमेटी बिठाई जाती है और इस कमेटी की एक रिपोर्ट आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, भ्रष्टाचारी हो चुके हैं, लेकिन वो कंपनी को कुछ नहीं दे रहे। वो इतना पैसा कमा रहे हैं कि जब वो इंडिया से ब्रिटेन वापस जाते हैं तो वहाँ के लोग उन्हें नवाब कहते हैं। तो ब्रिटेन ने ये सोचा कि क्यों ना अब इस कंपनी पर जो है नियंत्रण कर दिया जाए
और वहीं से जो है कंपनी को रेगुलेट करना स्टार्ट हो गया, और तभी से जो है जो संवैधानिक विकास का चरण है हमारा वो स्टार्ट होता है। तो भारतीय संविधान के विकास को समझने के लिए हम इसे दो चरणों में विभाजित करेंगे, एक कंपनी का शासन और एक ताज का शासन। तो 1772 में जैसे ही कंपनी ब्रिटेन से पैसा मांगने जाती है, 1773 में ही वो उस कंपनी को ब्रिटेन जो है रेगुलेट करने लग जाता है। तो भारत के संवैधानिक विकास को समझने के लिए मैंने इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है। देखो, एक तो कंपनी का शासन और एक ताज का शासन। ठीक है, कंपनी का शासन कब से कब तक चलेगा? तो 1773 से 1858 तक, क्योंकि आप लोगों को पता है 1857 में हमारे यहाँ क्रांति हो गई थी, और फिर 1858 से लेके 1947 तक यानी कि देश के आज़ाद होने तक ताज का शासन रहा। तो आज हम लोग समझते हैं कि कंपनी का शासन जो है वो क्या क्या है। तो देखिए, कंपनी के शासन में सबसे पहले हमने पढ़ना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर हमने पढ़ना है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर हमने पढ़ना है 1833 का चार्टर अधिनियम, फिर हमने पढ़ना है 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, उसके बाद ताज के शासन में हमने पढ़ना है 1857 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इन सबको हम पढ़ते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं कंपनी के शासन से, और कंपनी के शासन में सबसे हम पहले पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ और 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। तो भारत में जो अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक सत्ता थी वो यहीं से विकसित करना स्टार्ट कर दी थी। तो देखिए पॉइंट, भारत में राजनीतिक सत्ता ब्रिटिशों ने सबसे पहले प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 और इसके बाद बक्सर के युद्ध 23 अक्टूबर 1764 के द्वारा स्थापित की। इन दोनों जो है युद्धों के बाद अधिकारियों ने भारत को लूटना प्रारंभ कर दिया था। कंपनी के अधिकारी लगातार अमीर होते जा रहे थे, मैंने आपको बताया था। वही कंपनी क्या है, लगातार गरीब होती जा रही थी। तो कंपनी के अधिकारी अमीर होते गए और कंपनी लगातार गरीब होती गई। ये पॉइंट देख लेना एक बार आप लोग। और कंपनी जो है लगातार कर्जों में डूब रही थी। तो इस कर्जे से उभरने के लिए जब उन्होंने उनसे लोन मांगा ब्रिटेन वालों से, तो फिर ब्रिटेन ने क्या किया, इस कंपनी को नियंत्रित करना जरूरी समझा। ठीक है, तो कंपनी को नियंत्रित करना जरूरी समझा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो काम उठाए। सबसे पहले उन्होंने ये किया कि कंपनी के कार्य को नियंत्रित और नियमित करने की दिशा में अलग अलग कदम उठाने स्टार्ट कर दिए। जैसे कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। तो आपको एक बात याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के क्या कारण थे, तो आप इतना तो बता ही सकते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का मेन दो कारण थे। पहला तो उस टाइम पे कंपनी के अधिकारियों में भ्रष्टाचार बढ़ गया था, और दूसरा रीज़न ये था कि बंगाल, मद्रास और मुंबई, ठीक है, बंगाल, मद्रास और मुंबई, इन तीनों के बीच आपस में लड़ाई होती रहती थी। चूँकि बंगाल का गवर्नर अलग था, मद्रास का गवर्नर अलग था, मुंबई का गवर्नर अलग था, ये तीनों गवर्नर ही आपस में लड़ते रहते थे। तो इन गवर्नर के मध्य लड़ाई ना हो, इसके लिए सामंजस्य बिठाना जरूरी था। तो ये दो कारण है रेगुलेटिंग एक्ट के, कंपनी को नियंत्रित करने के। उसके बाद क्या हुआ, अब हम देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान आए। तो देखिए क्या क्या प्रावधान आए हैं, जरा समझते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के। तो रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान निम्नलिखित थे। पहला, चूँकि आपको पहले ही बोला कि बंगाल, मद्रास और मुंबई यहाँ के गवर्नर आपस में लड़ने लग गए थे, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने क्या किया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कह दिया और मद्रास और मुंबई के गवर्नर से कहा कि आज से जो है आप लोग इनकी सुनोगे, मतलब आप कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लोगे तो बंगाल के गवर्नर जनरल के पास जाओगे। तो याद रखना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और ऐसे पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इस पॉइंट को याद कर लेना बिल्कुल कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने। साथ ही साथ
आपको बता दिया गया, उन लोगों से कहा गया कि मद्रास, मुंबई ये दोनों किसके अंतर्गत हो गए, अब बंगाल के अंतर्गत हो गए। ठीक, और साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1774 में। तो पॉइंट क्लियर कर लेना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके मुख्य जज थे वो थे सर एलिजा इम्पे। इनका नाम भी याद कर लेना, सर एलिजा इम्पे इसके जो है मुख्य जज थे, सर एलिजा एम्पे। क्लियर हो गई बात। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। इसके बाद देखिए कुछ पॉइंट और अगर हम क्लियर करें तो इस अधिनियम से क्या हुआ, सीओडी यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इस अधिनियम के द्वारा क्या किया, जो सीओडी था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, इसका नियंत्रण कंपनी पर बढ़ गया और ये जो है ब्रिटेन को सारी की सारी सूचनाएं देता था। ब्रिटिश क्राउन को व्यापार की सभी सूचनाएं देना प्रदान करता था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कहानी यूं ही चलती रही। फिर आता है मेन आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट को ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ये पॉइंट टिक कर लेना, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसके प्रमुख बिंदु अगर समझ लें तो निम्न प्रकार है। तो वहाँ पे सीओडी का नियंत्रण बढ़ा था, लेकिन यहाँ पर एक नया बोर्ड बना, BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और राजनीतिक कार्यों को देखता था ये, और द्वैध शासन का शुभारंभ कर दिया। ठीक है, साथ ही साथ भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि जो भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र था, भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र है इसको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। यानी कि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं कहा जाता कि ये वाला क्षेत्र जो है कंपनी के अधीन है तो ये ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस एक्ट के तहत ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा भारत के कुछ क्षेत्रों को। तो याद रखना कि ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र जो है, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा, इस पॉइंट को टिक कर लेना, ये क्षेत्र है, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा कंपनी के अधीन जो भारत का क्षेत्र आता था वो। ठीक, दूसरी चीज, ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण हो गया इस एक्ट के तहत। फिर अगला आता है आपका 1833 का चार्टर अधिनियम। इसको समझते हैं। ये एक्ट देखो, 1833 का चार्टर एक्ट को अगर समझें तो यहाँ पे और एक चेंज हुआ, और चेंज क्या हुआ, 1833 का चार्टर एक्ट। देखिए इसको समझिए। पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया था। अब जो है और बड़ा काम कर दिया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। यानी कि 1833 का चार्टर एक्ट इसने क्या किया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ऐसे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया, तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। अगर आपसे पूछ दिया कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, साथ ही साथ इसने कुछ और काम भी किए, जैसे जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, इसमें सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 4 कर दी थी, और चौथा सदस्य जो है इसमें वो कहलाया विधि सदस्य। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि जो विधि आयोग है, प्रथम विधि आयोग, उसका गठन किस एक्ट के तहत किया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ये पूछा जाता है कि विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले थे, और पहला विधि आयोग जो हमारा बनता है वो बनता है 1834 में। तो देखो पॉइंट है ना कंफ्यूजन वाला,
अगर आपसे पूछ दिया कि प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1834 में। प्रथम विधि आयोग किस एक्ट के तहत आया, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड मैकाले था। ठीक है, पॉइंट आपको क्लियर हो गया। साथ ही साथ 1833 के चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवाओं के चयन के लिए खुली प्रतियोगिताओं का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। ये पॉइंट आपको क्लियर होनी चाहिए सभी के सभी, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो ये पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, अब एक काम इसमें और हुआ, वो काम मेन ये था कि भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। तो किस अधिनियम के तहत, किस एक्ट के तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। हालांकि बाद में जो है 1843 में लॉर्ड एरनवेलो ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि दास प्रथा को कब समाप्त किया, 1843 में। किसने समाप्त किया, लॉर्ड एरनवेलो ने। किस एक्ट के तहत, तो एक्ट 5। ये आगे की बात है, ये लोग आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा 1853 का चार्टर एक्ट। तो देखिए 1853 के चार्टर एक्ट को समझते हैं। तो इसने क्या हुआ था, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया था। साथ ही साथ विधि आयोग के सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य का दर्जा मिल गया था। और पहली बार ऐसा हुआ था जिसमें कि सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान रखा गया। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि सिविल सेवाओं में शामिल होने का अधिकार तो भारतीयों को मिल गया, किस आयोग के तहत मिला, तो मैकाले आयोग के तहत। मैकाले आयोग का गठन कब हुआ, 1854 में। ठीक है, साथ ही साथ संपूर्ण भारत के लिए प्रथम विधान परिषद की स्थापना की गई थी, तो इसी के तहत की गई थी। और इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ कर दिया था। तो ये पॉइंट है कुछ समझने वाले, ये आपको याद करने हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा यहाँ पे आगे खत्म हो जाता है आपका कंपनी का शासन, फिर प्रारंभ होता है ताज का शासन। तो ताज का शासन समझते हैं आगे चल के। देखिए ताज का शासन क्या था, तो सबसे पहले इसमें था 1857 का भारत शासन अधिनियम। देखिए आप लोगों को पता है 1857 की क्रांति हुई, हिस्ट्री में आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, मैं खुद पढ़ाऊँगा आपको हिस्ट्री। तो 1857 की जब क्रांति होती है तो ब्रिटेन को समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं अब कंपनी जो है भारत को गवा देगी, तो क्यों ना जो है अब मुझे इसको अपने हाथ में लेना चाहिए। इसीलिए उसने अब कंपनी के शासन को हटाकर ताज का शासन रख दिया। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसको समझते हैं। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम, यहीं से प्रारंभ होता है ताज का शासन। तो देखिए 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी से क्या किया, कंपनी से अपने हाथों में ले लिया। तो ये पॉइंट याद रखना कि किस अधिनियम के तहत लिया, तो 1857 की क्रांति के बाद, 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद। इस अधिनियम के क्या क्या परिणाम थे, तो जो पहले सीओडी और बीओसी की स्थापना हुई थी, कोड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी, उसको समाप्त कर दिया और एक नया पद बना दिया भारत में, भारत राज्य सचिव। ठीक है, और ये भारत राज्य सचिव जो है ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। आपको ये पॉइंट याद कर लेना है। और भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों के परिषद बनाई गई, ताकि ये सदस्य जो है इसकी मदद करते रहें। उसके बाद जो है भारत के गवर्नर जनरल, किया था ना भारत का गवर्नर जनरल, तो भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर अब क्या कर दिया इनने, भारत के वायसराय का पद बना दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो याद रखना भारत का जो प्रथम वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय अगर पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग था। याद रखना कि भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो ये भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। अब आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। तो देखिए समझते हैं भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की नींव रखी गई। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत सरकार में मंत्रिमंडल प्रणाली की नींव किस
अधिनियम के तहत रखी गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत रखी गई। इस अधिनियम से एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये होती है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हो गई। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारत के लिए कानून बनाए जाते थे उसमें भाग लेने को मिला? तो भारतीय प्रतिनिधियों को भारत के लिए जो कानून बनाए जाते थे उसमें भाग लेने के लिए मिला भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। साथ ही साथ इस अधिनियम ने क्या किया, बम्बई और मद्रास इन दोनों को कानून बनाने की जो शक्ति थी, कानून बनाने की शक्ति ये फिर से वापस दे दी। देखो इससे पहले क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया था ना, और उससे साफ साफ कह दिया कि भैया आप कोई मेन डिसीजन लोगे तो आप मद्रास और मुंबई वालों से कहा कि आप बंगाल के पास जाओगे, बंगाल के गवर्नर जनरल के पास, यानी कि उनकी शक्तियाँ छिन गई। लेकिन 1861 ने उस कारण को ही पलट दिया। इससे कहा कि अब जो है बम्बई और मद्रास ये खुद में अपने डिसीजन ले सकती हैं। तो मेन पॉइंट याद रखना, ये तो बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है 1892 का अधिनियम। इस अधिनियम ने क्या किया, देखिए इस अधिनियम ने मेन पॉइंट देखिए, इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। ठीक है, और परिषद में जो है शामिल भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और कार्यपालिकाओं के प्रश्न का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। मतलब जो भारतीय थे अब जो है भारत के लिए जो बजट पास होता था उस पर भी बहस कर सकते थे और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने का भी अधिकार इन्हें मिल गया था। और साथ ही साथ इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्तियों के लिए चुनाव का प्रदान किया गया। मतलब अब जो है ब्रिटेन अपने मन से नहीं करेगा किसी भी व्यक्ति का चुनाव, किसी भी व्यक्ति को मनोनीत, अब वो चुनाव करेगा। ठीक है, इसके बाद आता है 1909 का अधिनियम, और इस अधिनियम को समझते हैं। देखिए इस अधिनियम को समझने के लिए आते हैं हम पॉइंट पे, 1909 का अधिनियम। तो देखिए 1909 के अधिनियम की क्या विशेषताएं थी। सबसे पहले इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि मार्ले जो थे उस टाइम पे भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो जो है भारत के वायसराय थे। ठीक है, इसने क्या किया, इसने भी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि की, और इस अधिनियम के द्वारा ही पहली बार किसी भारतीय को गवर्नर की कार्यकारी परिषद का सदस्य बनाया गया था। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा प्रथम भारतीय सदस्य था जो पहली बार भारत की वायसराय गवर्नर परिषद का सदस्य बनाया गया था। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है, प्रसाद ठीक कर लेना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहली बार भारत में जो वायसराय था उसकी गवर्नर की कार्यपरिषद का सदस्य बने थे। ठीक है, तो कार्यपालिका परिषद के सदस्य जो है कौन रहे, पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा रहे। और इस अधिनियम के द्वारा एक बहुत बड़ी बात की गई है। देखो पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना, मतलब कि देश का विभाजन की नींव यहाँ से देखो पड़ने लग गई, यहाँ से देश को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो 1909 के अधिनियम में ही इन्होंने जो है देश को तोड़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को इतना पढ़ना है। इसके बाद हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो पृथक निर्वाचक मंडल की बात समझ में आ गई। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई। तो चूंकि लॉर्ड मिंटो के टाइम पे हुई थी, इसलिए आपसे अगर पूछ दे कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है,
तो लॉर्ड मिंटो को ही जो है सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहा जाता है। पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर लेना। इसके बाद आपका नया टॉपिक आएगा कि भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है। इसे जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से किसे जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919 को। अब हम इसको एक एक करके इसके पॉइंट देखते हैं। तो देखिए, इस अधिनियम के द्वारा प्रथम बार केंद्रीय एवं प्रांतीय विषय को बांटा गया। ठीक, जैसे आज हमारे पास 3 शक्तियां हैं ना, केंद्र सूची, राज्य सूची। तो इस टाइप से जो है इन्होंने क्या किया, केंद्रीय और प्रांतीय इन विषयों को आपस में बांट दिया था। तो केंद्रीय और प्रांतीय इन शक्तियों को आपस में बांट दिया गया इस अधिनियम के द्वारा 1919 के। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था भी जो है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था या द्विसदनीय विधायिका की स्थापना जो है, ये विधायिका है, द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई और इसके 2 सदन रखे गए। एक रखा गया राज्य परिषद और एक रखा गया केंद्रीय विधानसभा। जैसे कि आज होता है ना संसद में लोकसभा और राज्यसभा, तो देखिए उसकी नींव यहाँ से रखनी स्टार्ट हो गई। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि भारतीय संविधान का विकास जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है। 1600 से ही, जब से ही कंपनी की स्थापना हुई, धीरे धीरे कैसे चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं हम देखिए समझते जा रहे हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा ही पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। देखिए कैसे एग्जाम में यही क्वेश्चन फंसेगा, आपको याद रखना है बिल्कुल कि पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला तो आपको 1919 के अधिनियम के तहत मिला है। ठीक है, तो आप लोग यूं ही पढ़ते चलिए मेरे साथ, देखना जल्दी जो है आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो जाएंगे। आराम से पढ़िए, जीएस को मज़े मज़े में पढ़िए बिल्कुल, और पूरे शिद्दत के साथ पढ़िए। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि प्रांतों में प्रथम बार द्वैध शासन किसमें बांटा गया, तो प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम के द्वारा ही आई। आपसे पूछा जाएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन का जनक कौन है, प्रांतों में द्वैध शासन का जनक कौन है? याद रखना लियोनल कार्टिस जो है प्रांतों में द्वैध शासन के जनक हैं। और इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से भाग हैं उनको देख लीजिए। एक तो है हस्तांतरित विषय और दूसरा है आरक्षित विषय। तो हस्तांतरित विषय उसमें कौन है, एक तो गवर्नर है और प्लस विधान परिषद, यानी कि जो हस्तांतरित विषय थे वो या तो गवर्नर के अंदर आते थे या विधान परिषद के अंतर्गत आते थे। सेम आरक्षित विषय हैं वो भी गवर्नर के अंतर्गत आते थे और उनके एग्जाम्पल देख लीजिए। हस्तांतरित विषय क्या थे, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, उद्योग आदि। आरक्षित विषय की बात करें तो रक्षा, संचार, कर आदि। ठीक है, अब देखिए इस अधिनियम ने 1919 के अधिनियम ने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। तो देखिए यहाँ पर जो है सिखों और ईसाइयों को भी पृथक निर्वाचन मिलने लग गया है। तो ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस वालों ध्यान से मेरी बातें सुनते रहना और इनके नोट्स बनाते रहना। यकीन मानो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे और तुम लोग देखना ज़रूर सिलेक्ट हो जाओगे। तो देखिए इस कानून ने एक काम और किया, इसने ये कहा कि संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर लोगों को मताधिकार प्रदान कीजिए। मतलब कि कितनी बड़ी बात कही है। देखो आपके पास संपत्ति है तब आप वोट दोगे, आपके पास आप टैक्स देते हो तब वोट दोगे, आप शिक्षित हो तो आप वोट दोगे। यानी कि ये 3 मेन कारण रहे थे जिन्होंने इनको वोट देने का अधिकार दिला रहा था। और अगला पॉइंट जो है क्या कहा उसने, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से
अलग कर दिया, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अलग बजट देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग देगी, जो कि आजकल भी होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसने क्या कहा, इसने एक लोक सेवा आयोग का गठन किया। ठीक है, इसने एक लोक सेवा आयोग का गठन किया और इस लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो रोज वर्कर थे। याद रहेगी एक बात, तो लोक सेवा आयोग का गठन किया और 1926 में इसका गठन होता है, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो है रोज वर्कर थे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब जो है मैं भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, और बाकी की कहानी आप लोगों को कल पढ़ाएंगे, क्योंकि भारत शासन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लंबा टॉपिक है, इसका डिस्कस हम जो है कल करेंगे। अब मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आप में से जिस बच्चे को नोट चाहिए 8006752160, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पर मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। इन नोट्सों की कोई फीस नहीं है, आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स दिए जाएंगे, आप बस क्लास रेगुलर करते रहिए। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक करते रहें प्लस शेयर करते रहें, ताकि मैं जो है आप लोगों को अच्छे से अच्छे मटेरियल और दिलाते रहूं। अब जो है थोड़ी काम की बात करते हैं, और आप लोग इतना याद रखना कि आप लोगों को कौन कौन सी क्लासें अब रेगुलर मिलेंगी। आपको जो क्लास मिलने वाली है, आज तो एक ही क्लास मिल रही है, लेकिन कल से आपको 2 क्लास मिलेंगी। सबसे पहली क्लास जो मिलेगी वो मिलेगी आपको, सबसे पहली क्लास मिलेगी आपको पॉलिटिकल साइंस की, प्लस जो है आपको क्लास मिलेगी वो मिलेगी आपको साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस, साइंस और हिस्ट्री, ये तीनों क्लासें आपके एक साथ चलेंगी, और मैं कोशिश करूंगा कि 2 या 3 दिन में आपकी मैथ की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे कोई फीस नहीं लूँगा, आपकी टेस्ट सीरीज़ आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी, आपने नंबर लिख ही लिया होगा, आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, बस साथ बनाए रखिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।